तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना WBSc TCL के लिए, जो मैंने मतलब बोला था कि असिस्टेंट मैनेजर का जो हमारा सब्जेक्टिव जो था, बाकी क्योंकि क्वांटिटेटिव और इंग्लिश को तो अलग ही था, चलो उसका जो मैंने 10 यूनिट्स में बांटा था। तो मैंने आपको खुद बोला कि UGC नेट का जो 10 यूनिट्स का जो सिलेबस है उससे ही मतलब कि मिलता जुलता ही आएगा, क्योंकि और कोई सिलेबस क्योंकि WBSc TCL ने दिया नहीं है। तो आज का फर्स्ट यूनिट आज हम देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें एक एक थ्योरी एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, और ना आपको भी उसमें PhD करना है। सिंपल सा चीज़ है, आपको एग्ज़ाम पास करना है। और मेरे को लगता है आपने MBA किया होगा या PMIR किया होगा, या मतलब कि मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी आपने किया होगा, आपको उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब पढ़ाया होगा। आपके पास उनके बुक होंगे, नोट्स होंगे, वो आप एक बार लेके बैठें। और मेरे हिसाब से UGC नेट के 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन बैंक है, 10 या 5 ईयर मतलब कि मेरे हिसाब से सफिशेंट है, आप ले लें। 5 ईयर मतलब एक साल का नहीं, जो हर 2 बार होता है, हर 6 मंथ पे होता है, तो आप ले लें और उनका प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आज ये फर्स्ट यूनिट का जो आपका है, तो मतलब कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मतलब कि मैनेजमेंट, जिसमें टेलर, फायल, मायो, मैरी, पार्कर, फॉलेट, CI बर्नट का क्या क्या यूज़फुल था, और जो भी मैं आपको मतलब कि पढ़ाने वाला हूँ, मतलब कि बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव जो भी है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। आज मैं ये पूरा चीज़ आपको कंप्लीट कराऊंगा यूनिट 1 का, जिसका मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा, जो आपका एक रिवीजन स्टाइल में होगा, जो आप रिवीजन इससे कर पाएंगे कि आपने जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या मतलब कि मास्टर लेवल पे जो आपने आपने पूरा इसको पढ़ा है, वो आपको एक रिवीजन हो जाए। इसके साथ आप उसका क्वेश्चन लगाते रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम नहीं है, आपको 2 मंथ का ही टाइम मतलब कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी नवंबर में जब फॉर्म फिलअप हुए थे तो मिड दिसंबर में एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया था, और इस बार भी अभी मई तक है, तो मई जून में आपको लगता है जुलाई के पहले पहले मतलब कि मेरे को लगता है एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि आप इसके जितने ये 60 में से आप जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, अटैम्प्ट तो आप सब करेंगे, जितने सही हो जाए। आपको मिनिमम आपका मतलब 40 रखना है और उससे ज़्यादा, क्योंकि मतलब 40 से जिनके कम आएंगे अपने डिसिप्लिन में, वो प्लीज़, क्योंकि 10 सीटें हैं, 10 सीट हैं, इसमें बहुत कंपटीशन हाई है। जो लास्ट टाइम भी मैं मतलब कि मैंने दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने पेपर तो दिया नहीं था, तो जो मेरा था कि मैंने तो यही करके गया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मैं ये चीज़ पर पूरा चीज़ पढ़ के गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब कि बोलते हुए नहीं, क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि पूरा एक यूनिट कंप्लीट करना है, देखिए कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहली बात, मैनेजमेंट क्या है? आप लोग को ये जानना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब यार, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मेरे हिसाब से आपके टीचर ने क्या पढ़ाया मुझे नहीं पता, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट हम अपने घर से ही सीखते हैं। आप अपने घर में अपने फादर को देखते होंगे, उनकी एक सैलरी आती होगी, अगर वो सैलरीड पर्सन है, अगर वो मतलब कि बिजनेसमैन है, तो एक उनके पास पैसा आता होगा, जो भी उससे उनको क्या मैनेज करना है, कितनी आपकी मदर को देना है, कितना दूध वाले को देना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करना है, कितना आप पे खर्चा करना है, और उस सबको एक मैनेज करना है। कभी कम आया तो उस कम में उनको मैनेज करना है, कभी ज़्यादा आया तो ज़्यादा में मतलब कि मैनेज करना है। इसी मैनेजमेंट को जब हायर लेवल पे हम जाते हैं, फंक्शन लेवल पे, यानी हम कंपनी लेवल पे या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो हम उसको कैसे हम काम करेंगे, यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है टेलर का या फायल का, मायो का, ये भी जो भी मतलब कि मैरी का, पार्कर का, CI बॉर्नेट का, इन लोगों ने यही बताया कि आप इसमें एक नया अप्रोच जोड़ के, जैसे कुछ मतलब कि साइंटिफिक जोड़ के, नया इम्प्रूवमेंट करके, नया मतलब कि रिसर्च करके आप क्या कर सकते हैं, ये सब का। और ये आप सब देखेंगे, ये जितने भी आपको चाहे टेलर मिले, फाइल मिले, मतलब कि क्या मायो मिले, मैं मतलब कि मैरी मिले, CI बैंडेड मिले,
कि आप देखेंगे कि सब ये वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 के बीच के ही एरा में सब घूमते रहे, यानी आप कह सकें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे। और ये सारे लोग कोई ब्रिटेन जर्मनी यहाँ के ही थे, कोई और कहीं, क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने चरम पे था और ये लोग डेट टाइम ही अपने इंडस्ट्री में फैक्ट्री में कैसे काम कराएं क्या ना कराएं, जिस चीज़ को लेके इन्होंने मतलब यह रिसर्च किए। आज भी रिसर्च हो रहे हैं बट वो आपको आपके स्टडी लेवल पे उतने इफेक्टिव नहीं मिलेंगे। आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड AI बेस्ड, आजकल तो और नया AI बेस्ड आ गया है, उस पर नए नए तरीके से काम हो रहा है, लेबर लॉस ये सब हो रहा है। बट ये डेट टाइम जब आप समझिए कि जब लेबर के लिए लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं था वर्ल्ड वार 1 के समय, लोगों को मतलब कि पूरे कॉलोनी से चल उठा के काम करने के लिए ले जाया था, तो डेट टाइम भी इन लोगों ने, अगर आप ये बोलोगे, एक प्रोडक्टिविटी मतलब बढ़ाने के लिए काम किया कि हम एक लेबर से कितना प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा मतलब कि करा सकते हैं, उसकी इफ़िशियंसी का कितना यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसके लिए उन्होंने पहले तो 5 फंक्शन दिया। ये आपको दिया है, हाँ ये आपका टेलर का, पहले मैं टेलर का कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट देख लेते हैं कि फ्रेडरिक विंसो टेलर 20 मार्च 1856 से 21 मार्च 1915, मैंने आपको बोला फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय का। ये FM टेलर थे, अमेरिकन मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर थे। इम्प्रूव इंडस्ट्रियल इफ़िशियंसी, मैंने वो बोला इंडस्ट्रियल का इफ़िशियंसी, इंडस्ट्री में हमको कितना इफ़िशियंसी बढ़ाना है, जिसके लिए इन्होंने काम किया। ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है, ही इज समटाइम कॉल्ड फादर ऑफ मतलब कि मैनेजमेंट। तो इसका जो 5 फंक्शन जो इन्होंने दिया था यही कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें आप प्लानिंग से क्या समझते हैं? जैसे आगे भी मैं प्लानिंग के बारे में पूरा लास्ट पे मतलब बताऊंगा, मतलब प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, कमांडिंग के, कोऑर्डिनेटिंग के बट प्लानिंग का मेन मतलब क्या है कि आप कैसे पूरी चीज़ को प्लान करते हैं। यही आपको हमारे टेलर सर ने यही बताया कि प्लानिंग करके कोई भी इंडस्ट्रियल का, अगर आपको इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी मतलब बढ़ाना है तो आपको एक प्लान बनाना होगा, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना होगा। वो प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग का आपका बहुत बड़ा काम होगा, फिर आपको डायरेक्टिंग का बहुत बड़ा काम होगा, फिर इसमें कंट्रोलिंग और उसका आउटपुट क्या होगा ये हम जानेंगे। ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल के बारे में। हेनरी फाइल के बारे में पहले हेनरी फाइल द 14 प्रिंसिपल, इन्होंने मतलब कि 14 प्रिंसिपल दिया था। इनको द मतलब कि फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है, या फादर ऑफ मतलब कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इनके जो मतलब कि 14 प्रिंसिपल थे, आप देखते रहें। नंबर डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क से क्या समझ रहे हैं? इनका डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब था कि डेट टाइम तो लेबर आ रहे थे कहीं से, कोई इंडिया से, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई इंडोनेशिया से, कोई चाइना से, क्योंकि डेट टाइम स्लेव आते थे। स्लेव को ही मतलब कि वर्कर कह रहे थे। और या तो फिर जिनको इन्होंने हरा दिया, या जो वर्ल्ड मतलब कि हार गए, जो युद्ध मतलब को क्या कहते हैं, मतलब कि प्रिजनर हो गए, जो सैनिक हार गए, जो सोल्जर हार गए, उनको ये लाके ये काम कराते थे। तो उनमें डिवीजन ऑफ वर्क इन्होंने कहा कि किन लोगों में क्या इफ़िशियंसी है उस हिसाब से काम दिया जाए। जो लेबरियर्स हैं तो उनको लेबर का काम दिया जाए, तो जो थोड़ा बहुत स्किल जानते हैं तो उनको स्किल सिखा के स्किल के कामों में लगाया जाए। क्योंकि जब मतलब कि मशीनों की नई नई इन्वेंशन हो रहे थे तो उनको चलाने का, तो इनका फर्स्ट जो प्रायोरिटी था कि डिवीजन ऑफ वर्क, हम अपने वर्क को डिवीजन करें। सेकंड इनका था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये 14 पॉइंट याद रखने हैं। ये आप मैं जो समझा रहा हूँ वो तो अलग हो गया, बट ये 14 पॉइंट आप याद रखें, आपके टिप पे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा। टेलर से एक आध दो क्वेश्चन वही आता है कि फादर ऑफ द वो मतलब कि मैनेजमेंट कहे जाते हैं, साइंटिफिक मतलब मैनेजमेंट कहे जाते हैं। वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए, और ये हेनरी फाइल का ये रहा। हेनरी फाइल का ये 14 प्रिंसिपल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहला ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का यहाँ पे मतलब इन्होंने क्या दिया कि हर एक सेक्शन का, जैसे आप डिवीजन ऑफ मतलब कि वर्क किए कि एक आपका लॉजिस्टिक देखेगा, मतलब कि मान लेते हैं एक आपका लॉजिस्टिक देखेगा, एक आपका प्रोडक्शन देखेगा, तो उसकी एक ऑथोरिटी होनी चाहिए। जो आज हम मतलब आजकल हम मतलब कि देखते हैं कि आजकल तो नया चीज़ आ गया है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अलग हो रहा है, प्लानिंग मैनेजमेंट अलग हो रहा है, HR मैनेजमेंट अलग हो रहा है, आप फाइनेंस का देख रहे हैं अलग हो रहा है। तो इनका कहना था कि हर का एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो हम आज पढ़ रहे हैं ये डेट टाइम इन्होंने दे दिया था। देन डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है कि मैं एक टाइम पीरियड में जो काम दिया
काम उस टाइम पीरियड में होना चाहिए। यहाँ डिसिप्लिन मतलब यही है। आप डिसिप्लिन का मतलब ये ना समझें कि वो काम कर रहा है, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे है कि अगर मैंने वो काम दिया उसको कि एक दिन में आपको 12 चीज़ें बनानी है तो उसको 12 मतलब कि बनाना ही है, एनी हाउ 11 वो नहीं बना सकता। ये डिसिप्लिन का है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कमांड जो सब मिल के दें वो एक कमांड हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, इनिटी एंड रिस्क ऑफ द क्रॉप्स। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये जो मैं बोला ये टेलर का है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका जो कहना था, ये आपको पहले मैंने फाइल के दिखा दिए 14 प्रिंसिपल, ये मैं अब टेलर के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप दोनों में देख पाएंगे कि इन्होंने पूरा एक क्राइटेरिया दिया कि क्या क्या चीज़ का है। डिसिप्लिन अलग, डिवीजन ऑफ वर्क अलग, स्केलर चेन अलग, सेंट्रलाइज अलग, इन्होंने ऊपर दिया। और इन्होंने क्या बोला कि साइंस नॉट अ रूल, क्योंकि ये बहुत पहले थे इनसे। इनका कहना था कि साइंस के हिसाब से हमको रूल करना है। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हमें हारमोनी पे नहीं जाना है, हमें हारमोनी पूरा मतलब ईयर क्रिएट करना है, हमको मतलब कि कॉपरेशन करना है इंडिविजुअली लेवल पे भी। और ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो जाता है, इसलिए उन्होंने कॉपरेशन को बोला, नॉट इंडिविजुअली। इंडिविजुअली पे आप जाओगे तो वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये हेनरी फाइल का एक और जो मैंने बहुत अच्छा था ये बनाया है, अगर ये आप देख पाते हैं, ये आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है कि डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ मतलब डायरेक्शन, इंटेंसिव, स्पैड द क्रॉप, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सन, इक्वालिटी, ऑर्डर, स्केलर चेन, द डिग्री ऑफ सेंट्राइजेशन। ये इनके 14 प्रिंसिपल थे। अब आते हैं मायो के बारे में। मायो, एल्टन मायो जो वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया 1880, स्टार्टेड हिज वर्क इन हार्टवर्ड इन 1924, 1927 ग्रुप ऑफ रिसर्च। ये इनके बारे में बड़ी फेक हिस्ट्री है कि इन्होंने क्या किया क्या है। अब इनका देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनाया। द मैनेजर कंट्रोल ऑफ मायो, एल्टन मायो। तो मायो का क्या था, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। इनका अप्रोच थोड़ा अलग था। इनका कहना था कि हम पहले साइकोलॉजी समझेंगे हर लेबर का, कि ये लेबर का साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करना चाहता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया से ही वर्कर गया, वो ब्रिटेन में काम करने गया, तो हम देख रहे हैं वो हमसे 5.5 घंटा आगे है, तो उसकी मेंटलिटी है कि वो यहाँ सुबह उठ के काम करे। ब्रिटेन में है कि 12 बजे से काम करे, तो उसकी हम प्रोडक्टिविटी सुबह ले पाएंगे, शाम को उतना नहीं ले पाएंगे। हम उसको गैप दे के अगर देख पाएंगे, हम उसकी फैमिली के साथ अगर काम कर पाएंगे, या फिर जो भी और दो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, उससे एक रिलेशन बना के, उससे अच्छे से बात करके, उसके अच्छे से डिसिप्लिन दे के हम काम करा पाएँ, तो ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच का ये एल्टन मायो ने दिया कि इसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी ऑफ मतलब कि मैनेजमेंट को हम बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को मतलब ये बढ़ा सकते हैं, और हमें मतलब कि मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नॉन इकोनॉमिकल मतलब ये अवार्ड, मतलब हम उसको चलो अवार्ड दें, ट्रीटमेंट दें, ये सब मतलब कि वही हो गया ह्यूमन रिसोर्स अप्रोचेस में ही हो गया कि हम उसको नया चीज़ें जो उसका किसी सोशल नीड क्या है, किसी को मतलब कि मेडिकल की मतलब कि फैसिलिटी मतलब मिल जाए, शाम को चाय पीने का मिल जाए, दोपहर में मतलब कि नाश्ता मिल जाए, तो इससे क्या होगा, एक उसका सोशल नीड मतलब बढ़ेगा, इंटरेस्ट मतलब यार बढ़ेगा। 4 लोगों से वो बोला कि नहीं वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल मतलब कि सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू वो काम करेंगे। और ये देखिए, ये तो मैंने लिख दिया है, आप इसको पता कि ये तो ऐसे ही हर जगह मतलब ये लिखा मिलेगा, बट देख सकते हैं कि मायो बिलीव दैट द वर्क आर नॉट जस्ट नॉट कंसर्न विद द मतलब कि मनी, बट कुड बी मतलब कि बेटर मोटिवेटेड बाई हैविंग देयर सोशल नीड एंड वायलेंस वर्कर। जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ उसको मतलब कि मनी देने से ही सब कुछ काम नहीं हो जाता, या वो मतलब कि मनी को नहीं है, जो उसके साथ एक मतलब कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एक मतलब कि फोकस्ड काम होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ वर्क उसको जगाना चाहिए कि किस काम में वो इंटरेस्टेड है, हम वहाँ से उसको मतलब कि यार ले जाएँ, उसका इन्जॉयमेंट का, अरे जो उसका सोशल नीड का क्या क्या है वो हम देख पाएँ। ये पूरा ये मतलब कि मायने दिया ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच का, द सोशल साइकोलॉजी, सोशल नीड मैनेजर मतलब कि मोटिवेशन देके हर एक मतलब कि मंथ पे दो मतलब कि मंथ पे आप उसको मतलब कि मोटिवेशन का एक सेशन दे सकते हैं, या फिर जो भी है आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं
जिससे क्या होगा कि उसका एक अप्रोच मतलब ये बढ़ेगा, और हमारा मतलब कि मतलब प्रोडक्टिविटी मेन देखिए, ये जो भी चीज़ आपको मैनेजमेंट में पढ़ना है ये सब ये कि डेट टाइम के हैं, डेट टाइम मतलब कि आपको मतलब प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए था और वहाँ पे प्रॉब्लम कम चाहिए, मतलब कि कम चाहिए था, क्योंकि लेबर 1917 में लेबर्स लोग का स्टार्ट हो गया था, तो लेबर लोग का प्रॉब्लम ना मतलब कि ना हो, तो जिस कारण से इन्होंने नया नया चीज़ जो भी है सब चीज़ इंटरन मतलब कि मायो या भी जो भी मतलब कि टेलर हो गए, मतलब कि तैयार फाइल हो गया, मैरी हो गया, सब ने यही काम किया। अब आते हैं मतलब कि मैरी पार्कर के बारे में। मैरी पार्कर का इधर अमेरिकन सोशल वर्कर और मतलब कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये आप ये वर्ड इनमें मतलब यार सुनेंगे मायो में, मतलब कि मैरी पार्कर में सॉरी, कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट, या आप इसके पहले बाकी किन्हीं में कोई मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर था, कोई और कुछ मतलब कि वर्कर था, लेकिन आपको कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कोई नहीं मतलब मिलेगा, ये आपको मैरी पार्कर में ही मिलेगा। और ये वर्ड सुन के आपको अभी का याद आता है कि कंसल्टेंट तो अभी की चीज़ है, तब कंसल्टेंट तो नहीं, तब प्रोडक्टिविटी मतलब कि बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड war 2 के समय इन्होंने, और वो मतलब कि 1 के जो पूरा ड्यूरेशन था उस टाइम, आप अगर इनको और ज़्यादा पढ़ने का मौका मिले, अगर आपको PhD VhD अगर आप आगे करते हो तो इसमें बहुत अच्छा इनका, अगर आप मतलब कि पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छा आपको लगेगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ मतलब बताई। इनको मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि नया एक मतलब कि कॉन्सेप्ट लेके आई अमेरिका में कि सिर्फ आप इंजीनियर रख के, क्योंकि डेट टाइम इंजीनियर का ही था, जितना इंजीनियर काम करेंगे वही लोग काम होगा, मतलब कि अरे प्रोडक्शन होगा, उनकी मैनेजमेंट पे कोई इतना ध्यान देता नहीं था। तो इन्होंने ये मतलब कि कॉन्सेप्ट को लाया कि आपको एक मैनेजमेंट भी रखना है, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक मतलब ऑर्गेनाइजिंग वे में, थ्योरी में जो मैंने आपको मतलब यार बोला कि ऑर्गेनाइजिंग वे में रखने के लिए इन्होंने सब जगह मतलब कि बोला। इनका रेवोल्यूशन था आइडेंटिटी, मतलब कि मीटिंग ईच पार्टी, ये मतलब हर लोग से मतलब कि मतलब कि मिलती थी एक लीडर की तरह, मतलब एक होता है जैसे आप बोलते हो कि लेबर लॉस में मतलब कि नेता हुआ, तो वो उस टाइप का जाके अरे भाई इन्होंने सब जगह जाके मतलब कि कंसल्टेंट के रूप में काम किया। अब देखते हैं इनका डाइट मतलब कि क्या था, कंटिन्यूटी, अर्ली स्टेज, मतलब या रिसेप्शन लेसन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये आप देखेंगे कि ये मैरी पार्कर का ये बहुत बड़ा डायरेक्ट कांटेक्ट, ये वर्कर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाके बात करती थी, रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब उनसे इनका कहना था कि आप डायरेक्ट उनसे बात मतलब ये बात करें, आप बात करेंगे तो एक रेसिप्रोकल मतलब कि रिलेशन आएगा, इससे कंटिन्यूटी आएगी, और इस कंटिन्यूटी को आपको मतलब कि बना के रखना है। और अर्ली स्टेज, जितना जल्दी आप काम करेंगे, उनसे मतलब कि बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इसमें मतलब कि बढ़ती आएगी। अब हम आते हैं बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, कैटेगरी अप्रोच। अब बिहेवियर थ्योरी क्या है, हम बिहेवियर थ्योरी या भी मतलब कि बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच क्यों पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी जो इन्होंने मतलब कि टेलर, फैरो, मायो, मैरी पार्कर, मतलब या फॉलेट, जिन्होंने जो भी मतलब बताया, इन सब का एक तो चीज़ था कि आपको वर्कर के साथ ही इंटरेक्ट करना है। तो इंटरेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका एक थ्योरी होना चाहिए बिहेवियर थ्योरी, आप उनसे कैसे, क्योंकि आप ना उससे ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं और ना ही ज़्यादा उससे प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो आपके चीज़ के लिए तो आपको पढ़ना होगा कि क्या है, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए हर वर्कर का, इसमें मैं बोलूँगा हर वर्कर का एक्शन क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, आपकी बिलीव्स और आपका रिलेशन, यानी हर वर्कर के साथ आपका क्या वैल्यूज़, अलग बिलीव, अलग एक्शन होना चाहिए। Behavior approach is a management implies individual attitude and behavior and group process and recognize the significant and behavior process in the workplace। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वर्कर का एक इंडिविजुअल अप्रोच होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल एटीट्यूड होना चाहिए। आप एक वर्कर के भी एक मतलब कि वर्कर पे भी कर सकते हो, अगर वहाँ पे मास प्रोडक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि वर्कर है, तो ग्रुप बना के कि एक मतलब कि प्रोडक्शन का यूनिट हो गया, एक हाँ हमारा मतलब लॉजिस्टिक का हो गया, एक इंडस्ट्री का हो गया, एक मतलब कि जो भाई हमारा मतलब कि बाकी लोग का भी काम करता है, जो भी आप मतलब कि बांट के आप काम, आप स्टेज बाय स्टेज काम कर सकते हैं। देन द मैनेजमेंट, एक तो क्लासिकल साइंटिफिक मैनेजमेंट इज प्लानिंग, बिहेवियर मैनेजमेंट मतलब कि लीडिंग, मतलब कि मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, वही है मतलब कि आप जितना मतलब कि कम्युनिकेट कर पाएंगे, जितना आप उनसे बात कर पाएंगे, स्ट्रक्चरल टीम बना पाएंगे, एक एक मतलब कि छोटा छोटा टीम या बड़ा बड़ा टीम बना के आप उनको एक लीडरशिप क्वालिटी दे पाएंगे, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। अब
ये मैंने पूरा एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे मतलब कि बना दिया था, देखिए ये मतलब यार सारा का बिहेवियर अप्रोच का, क्लासिक अप्रोच का, क्वांटिटेटिव अप्रोच का और मॉडर्न अप्रोच का। आप इसमें देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आपका क्लासिकल अप्रोच होगा, उसमें आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी साइंस के आप क्या साइंस लगा सकते हैं, कितना आप एफिशिएंसी मतलब उसको लेस काम मतलब वो, अब जहाँ पे 4 वर्कर लग रहे हैं वहाँ पे एक मतलब कि वर्कर लेके आप काम करा सकते हैं, तो 4 मतलब कि वर्कर को आप और कहीं यूज कर पाएंगे। ब्यूटेली मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि वर्कर आप देख पा रहे हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं, उसका सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, कोई उसको तंग तो नहीं कर रहा है, जो उसका सोशल प्रेफरेंस है। बिहेवियर अप्रोच का वही है, हाउ टू स्टडी मासवेल नीड अप्रोच ही, थ्योरी एक्शन एंड थ्योरी वाई क्वांटिटेटिव अप्रोच का वही मतलब कि मैनेजमेंट साइड द सिस्टम थ्योरी, ये आप देख सकते हैं एक बार में। बिहेवियर अप्रोच का जो मैंने आपको पहले बताया, ये मतलब कि आपका मायो ने दिया था कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होना ही चाहिए। ये कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होगा तभी तो आप उसके बिहेवियर का आप उसको जान पाएंगे। एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर टुवर्ड्स मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए ह्यूमन फैक्टर यानी ह्यूमन को, यहाँ पे जो भी है ह्यूमन फैक्टर को ही देखना है कि हमें ह्यूमन फैक्टर क्या काम कर रहा है, हम उससे कैसे मतलब कि बिहेवियर रख पाएंगे। बिहेवियर क्योंकि बहुत लोग होता है कि काम नहीं करता है, तो आप उसको डांट के, कुछ पनिशमेंट दे के या कुछ इम्पोज करके आप काम करा पाते हो, और मतलब कि बाकी लोग होता है कि आप जिनसे प्यार से बात कर लो वो काम कर मतलब कि कर देंगे। तो हर का बिहेवियर आपका हर के प्रति अलग होना चाहिए। बिहेवियर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड टीम, आप देख रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड लीडिंग मोटिवेशन कम्युनिकेटिंग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल। ये वर्ड मैं आपको अभी बोला हूँ, ये जैसे कम्युनिकेटिंग हो गया, मोटिवेटिंग हो गया, पार्टिसिपेट हो गया, ये वर्ड आप याद रखें। ये मैंने आपको समझाया वो तो अलग है, और ये वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन रिलेशन विच एज्यूम दैट द हैप्पी वर्कर आर प्रोडक्टिव वर्कर। सही बात है, जो हैप्पी मतलब कि वर्कर होगा वो आपका प्रोडक्टिविटी मतलब कि बढ़ाएगा। द बिहेवियर साइंटिस्ट हैज़ बीन गोल एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एंड कंसिडर द अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर टू बी द मेजर मीन टू विन। This approach has the implies on the following thing in the organization, the motivating and leading of the employee, ग्रुप डायनेमिक, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। यानी आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जो भी है ये आप देख सकते हैं। ये आप अगर आप यहाँ पे आप मतलब कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं कि मैंने ये क्या बताया। ये वर्ड आप याद रखिएगा, और मैं जो अभी भी बोल रहा हूँ आपको, ये ख़त्म होने के बाद अगर आप यूजीसी नेट का अपने प्रीवियस ईयर नहीं लिया है तो ले लें, और अगर हो सके तो ईपीएफओ और एपीएफओ एग्ज़ाम का, उसमें तो आपके 3 टॉपिक हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस के भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऐसे तो आपको साइट पे भी अवेलेबल है, तो आप साइट से भी मतलब निकालें और वो ज़रूर बनाएं। इनसे इस चीज़ का नहीं, ये वाला तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मतलब कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तक तो आपका सारा मतलब कि यूजीसी नेट पे मिलेगा, वो ईपीएफओ एपीएफओ का नहीं है। ईपीएफओ एपीएफओ में तो मैंने जो देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन और ये है। बाकी अब देखते हैं। एक मैंने ये कहीं से क्वेश्चन देखा था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें जो इन्होंने मतलब बनाया था, जस्ट फिनिश द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। मैंने ये वर्ड आपको लिखा कि ये वर्ड आप जरूर अगर देख लें कि एडम स्मिथ था, हिस्ट्री ऑफ मतलब कि बैकग्राउंड क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल जो भाई इसका क्लासिफिकेशन है, ये वर्ड के हिसाब से मतलब कि मेरे क्लास है मतलब कि बिहेवियर अप्रोच में अरेचरली एडवोकेट, हाउस्टन स्टडी, ह्यूमन रिलेशन मतलब कि मूवमेंट, बिहेवियर साइंस थ्योरी, क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये वर्ड का जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इसके क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, और यूजीसी नेट पे मैंने देखे हैं कि ये सब आते हैं। नाउ द सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में आपको कोई भी आपको जो वर्क करना है, जो आपका अप्रोच होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए। लाइक हम लोग मैनेजमेंट में मतलब कि पढ़ते हैं MMM, जो आपका प्लानिंग होता है मैन, मैं आपको MMM का बता रहा हूँ, मैन, मैनेजमेंट, मटेरियल, मनी। ये चीज़ आपको एक फैक्ट यानी 4M, सॉरी MMM मैंने बोला 4M, मैन, मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट तो बाद में, लेकिन पहले तो यही 3 चीज़ था। लेकिन जब हम सिस्टम में आएंगे, थ्रू सिस्टम जाएंगे मैनेजमेंट, तो आपको एक सिस्टम अप्रोच में मतलब कि आपको मैनेजमेंट क्या सिखाया कि सिस्टम अप्रोच में आपके पास मैन है, मनी है, मटेरियल है, लेकिन आपके पास सिस्टम नहीं है, तो आपका क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगा?
मान लीजिए कि हमारा कोल इंडस्ट्री मतलब कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। आपने कभी सोचा कि जहाँ पे कोल इंडस्ट्री है उसके आसपास ही सारे स्टील के बड़े बड़े प्लांट क्यों हैं, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट या कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वहीं पे क्यों है? लाइक आप देखेंगे चला आसनसोल में आपका सेल का बहुत बड़ा प्लांट है, कुल्टी में बहुत बड़ा प्लांट है, बोकारो में बहुत बड़ा प्लांट है, भिलाई में बहुत बड़ा प्लांट है। क्यों ये रेच स्टील का प्लांट हमारा दिल्ली में नहीं लग गया, बॉम्बे में नहीं लग गया? क्यों? वहाँ भी तो हम लगा सकते थे, कुछ तो कारण होगा। यहाँ पे काम करता है मैनेजमेंट। मान लीजिए आपके पास कोल है, स्टील बनाने के लिए सारा मटेरियल है और सस्ता लेबर है, तो आप वहाँ मतलब कि बना सकते हैं। आप मतलब कि बॉम्बे में भी तो लेबर, आजकल सब लेबर जाते हैं, तो वहाँ पर मतलब कि बनाइए। बट इसका आप मैनेजमेंट के थ्रू देखेंगे कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्यों बनाया कि अगर हम बॉम्बे, यहाँ से हमको कोल प्लस हमारा जो स्टील का मटेरियल है, जो कि क्योंकि आप देख मतलब कि आप लोग सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में सबसे ज़्यादा मतलब कि कोल के माइनिंग है, प्लस आपके स्टील के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल मिलेगा वो भी आपको झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही है, जो यहाँ से पास हैं, जिनसे आप डायरेक्ट वहाँ से आप इसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। ये आप अगर बॉम्बे, दिल्ली या यूपी साइड कहीं ले जाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कि बढ़ जाएगा। इसलिए इसी एरिया में आप देखेंगे मतलब कि भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया। जमशेदपुर भी खूब बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल, आप कभी घूमने का आपको मतलब आपको मौका मिले तो जाइए, मतलब कि देखिए। जमशेदपुर हो गया आपका, मतलब कि चला आसनसोल हो गया, दुर्गापुर हो गया, मतलब कि कुल्टी हो गया, शायद चला आसनसोल के पास है मतलब कि कुल्टी, मतलब कि इंडिया का फर्स्ट स्टील प्लांट मतलब कि वहीं बना था। तो एक यहाँ पे क्या हुआ, एक मतलब कि मैनेजमेंट काम आया कि नहीं, हमारे पास यहाँ पे ही कोल के सारे खदान हैं, यहाँ पे ही हमारे स्टील के लिए सारे रॉ मटेरियल मतलब कि मिल जाएंगे। लेबर तो आप कहीं से भी ला, आज के मतलब कि आज के सिनारियो में या तब के सिनारियो में कि आप लेबर कहीं से ला सकते हैं। या आप वर्ल्ड वार 1 में भी और वर्ल्ड वार 2 के समय भी आप पूरा कॉलोनिज्म में आप यही देखेंगे कि यहाँ से सस्ते लेबर या फ्री के लेबर ही ले जाए गए, चाहे अमेरिका ने रेड इंडियंस का यूज़ किया या किन्हीं का भी यूज़ किया, सबने सस्ते लेबर तो कहीं मिल जाते हैं। मेन आपका कॉस्ट मतलब कि सबने कॉस्ट मतलब कि बचाना चाहा। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे एक सिस्टम अप्रोच का काम होता है। आपका सिस्टम अप्रोच आपको क्या बताता है, पहली आपकी डिपेंडेंसी किस चीज़ पे है। अगर आप कोई चीज़ का फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसकी डिपेंडेंसी क्या है। ऐसे मैंने यहाँ पे कोल मतलब कि मैंने स्टील प्लांट का लिया, तो आपको कोल लगेगा, कोल तो आपको लगना ही है। क्यों? क्योंकि स्टील का जो रॉ मटेरियल है, आपको चलो उसको आग में गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसको मतलब कि मोल्टन स्टेट में लाना है, फिर उसको अलग अलग शेप देना है रॉड में या कोई और चीज़ में। तो आपको डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या हो गई, कोल पे आपकी डिपेंडेंसी और रॉ मटेरियल स्टील का। मैडम आप ही लोग का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले आपकी डिपेंडेंसी देखनी है। डिपेंडेंसी देखने के बाद आपको फोकस करना है। क्या फोकस करना है, कहाँ पे हमको ये चीज़ मिलेगा। ये दो चीज़ पे आपकी डिपेंडेंसी है, ये दोनों चीज़ आपको कहाँ मिलेगा। आपने कभी ये सोचा है कि छत्तीसगढ़ में इतना नक्सली होने के बाद भी बहुत सारी फैक्ट्री वहीं क्यों खुल रही हैं? डिपेंडेंसी और फोकस। क्यों? वहाँ तो सबको अपनी जान का मतलब कि खतरा है। इवन मतलब बंगाल में भी मतलब पुरुलिया उरुलिया साइड में तो बहुत मतलब कि नरे नक्सली थे, अब तो मतलब कि ख़त्म हो गया। लेकिन हमें तो वहीं डिपेंडेंसी है ना, वहाँ से डिपेंडेंसी होगा और यहाँ पे आपको मतलब कि फोकस करना है कि हमको वहीं पे बनाना है। जैसे लोग अपन को रैंसम या जो भी दे के काम कराते हैं, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सिस्टम अप्रोच आपका क्या, सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी देखनी है कि आप जो भी चीज़ का काम कर रहे हैं उसमें आप क्या चीज़ पर डिपेंडेंट है, और फोकस आपको देना है वो आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ आपको चीप मिले। देन रिस्पॉन्सिवनेस, आपको उसको रिस्पॉन्स करना है कितना जल्दी। जैसे आप अगर आसनसोल में ही स्टील फैक्ट्री मतलब बना रहे हैं तो आपका उसको मतलब कि आपको झरिया से कोयला मतलब कि मिल जाएगा, झारखंड से आपको स्टील का रॉप मतलब कि मिल जाएगा। आपको वहाँ पे मतलब कि वर्कर आपका रिस्पॉन्सिव क्या है कि एकदम तुरंत आपको मतलब कि रिस्पॉन्स मिला कि हमको तुरंत मतलब कि झरिया से कोल मिल जाएगा, झारखंड से हमको ये मिल जाएगा। तो हम एक मतलब कि फोकस बनाए, हम पहले डिपेंडेंसी देखें हमारा क्या है, एक मतलब कि फोकस बनाए, बीच में एक जगह मतलब कि डिसाइड किया वहाँ रिप्रेजेंटेटिव, फिर रिज़ल्ट। आपको रिज़ल्ट पे भी ध्यान देना है, उस रिज़ल्ट के साथ आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है।
ये है सिस्टम अप्रोच। आप अगर सिस्टम अप्रोच से काम करेंगे, अब एक सिंपल सा एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ। आप वेस्ट बंगाल साइड में आएंगे, मैं मतलब कि बंगाल की बात मतलब यार बात करता हूँ। आपको यहाँ पे चावल का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चावल होता है, डिपेंडेंसी चावल पे है, आलू पे है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ डिपेंडेंसी चावल का खूब मिलता है। आपको मतलब कि तो आपका मतलब कि फोकस कहाँ जाता है, चावल ग्रो करने पे, आलू ग्रो करने पे। फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कितनी बार, आप ये जान के हैरान होंगे कि वेस्ट बंगाल में ही 2 या 3 बार चावल की खेती होती है। बाकी अदर साइड में आप देखेंगे मतलब कि आप लोग ये पढ़ते होंगे कि रबी और खरीफ, तो रबी में आपको गेहूं चावल होते हैं और खरीफ में ये होता है। तो आप ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ तो हम डेट टाइम में भी हम चावल ही मतलब लगाते हैं। फिर रिजल्ट, आपको यहाँ रिजल्ट मिला, आपने जब लगाया चावल पूरे साल 2 बार 3 बार लगाया, 3 बार आपको रिजल्ट मिला, चावल हुआ, आलू हुआ, तो आपने लगाया। यही एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। आप अपने ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ से आप देखेंगे, यही सिस्टम अप्रोच का आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। अब उसका एक अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो सिस्टम अप्रोच इज सेट ऑफ इंटरेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंसी पार्ट अरेंज इन अ मैनर दैट प्रोड्यूस ए अनफिल्ड होल। For example, a human body system that will organ, muscles, bone and considered like that all these parts, and it's a company group of different people work for a common goal or success. So this is a system of mainly approach to the management. बस मेरा वही कहना था कि आपकी डिपेंडेंसी है, आपने मतलब कि फोकस किया, सारा चीज़ लाया एक जगह, आपका रॉ मटेरियल लाया, आपने अपना कोल लाया, फिर आपने जो उसको एक जगह अरेंज किया और मतलब ये रिजल्ट देखा। यही है हमारा सिस्टम अप्रोच। अब हम आते हैं, ये एक मुझे बहुत ही अच्छा मिला, अगर आप लोग इसको पढ़ के समझ पाएँ तो मुझे मतलब कि बताइएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊँ। ये बहुत, अगर ये आप समझ गए तो मैं आपको बोला हूँ बिहेवियर अप्रोच के जितने भी सवाल आएंगे आपको बन जाएंगे ये एक ही स्लाइड में। बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप लोग देख पाते हैं मतलब समझ पाते हैं ठीक, वरना मुझे कि मतलब कि मेरे को मतलब बोलिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझा दूँगा। ये भी फिर वही है मतलब कि सिस्टम अप्रोच टू द मतलब कि मैनेजमेंट क्या, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का क्या है, ह्यूमन ये मैंने एक पाई चार्ट से आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का क्या है, मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये मतलब कि फीचर है सिस्टम अप्रोच का। पार्ट बेस्ड सिस्टम कैन नॉट बी अल्टरनेट विदाउट ऑप्टिंग अदर पार्ट्स, मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम आर क्रिएटेड इग्नोरिंग द प्रिंसिपल। एक बार ये आप पढ़ लेंगे, फॉर द एग्जांपल द डिपार्टमेंट प्रोसीड्यूर। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होनी चाहिए, कोई भी किसी मतलब कि पब्लिकेशन का हो, उससे मेरे को मतलब नहीं। आपका शायद यूजीसी में एचआर का कोड 52 या 49 है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं डेट टाइम जब देता था तब तो यही था तब तो लेबर लॉस करके कुछ आते थे एचआर करके, आजकल तो एचआर करके भी आने लगा है शायद। बेनिफिट ऑफ सिस्टम अप्रोच आप देख सकते हैं, फॉर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, फॉर गोल एंड टारगेटिंग सेटिंग, फॉर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, फॉर ह्यूमन रिसोर्स मतलब ये मैनेजमेंट ही है। आप एक बार देख लेंगे इन सब का। फीचर ऑफ सिस्टम अप्रोच का क्या है, डायनेमिक होगा, मल्टी लेवल होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा, मल्टी मोटिवेटर, प्रोबेबिलिस्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एडोप्टिव। यानी एक डायनेमिक मतलब आपको बहुत जगह से बहुत चीज़ लेना होगा, तो एक जगह आपको मतलब कि फोकस करना होगा, मतलब कि मल्टी लेवल का होगा। जैसे मैंने आपको कोल का एक आपको स्टील प्लांट का जैसे मैं मतलब कि मैंने दिया। अभी एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो क्या बोलूँ मैं, एक तो मैंने आपको कोल का दिया, और बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे मन में था, हाँ थर्मल पावर प्लांट का ही लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोल है वहाँ पे ही सारे थर्मल पावर प्लांट क्यों नहीं है? कभी आप लोगों ने सोचा थर्मल पावर प्लांट के तो कोल चाहिए, तो आपको सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट झरिया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में होने चाहिए थे। कभी आपके दिमाग में आया वहाँ क्यों नहीं है? आप सोचेंगे कि कोल सस्ता है तब भी वहाँ नहीं है। इसका कारण, इसका एक और कारण है कि थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करते हैं थ्रू कोल, और सिर्फ कोल का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा रोल वाटर का होता है। मतलब ये वाटर का आप देखेंगे, जहाँ वाटर की कंजम्पशन मतलब जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ आपको थर्मल पावर प्लांट मिलेगा, क्योंकि आखिरकार आपको बॉयलर में पानी को गर्म करना है, गर्म करने के बाद उससे स्टीम बनाना है और उससे आपको टरबाइन घुमाना है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो सिर्फ कोल होने से तो आपका काम नहीं होगा, आपको मतलब एयर वाटर का पूरा रिजर्वायर चाहिए। और सिर्फ रिजर्वायर नहीं, उस कोल को फिर ठंडा करने के लिए, कोल के ऐश को ये करने के लिए, उस सब पूरा ही ऐसे तो स्टील प्लांट और आयरन प्लांट ये सब में भी वाटर का लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता
जितना थर्मल पावर प्लांट। इसलिए आप मतलब कि अरे देखेंगे झारखंड वारखंड साइड में कम है, आपको थर्मल प्लांट ज़्यादा मतलब कि वेस्ट बंगाल मतलब आपको मतलब कि मध्य प्रदेश में मिलेंगे। आपको तमिलनाडु में तो आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी सेम वही है, पानी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ समुद्र के किनारे है या मतलब कि कावेरी वारी मतलब कि नदियाँ ऐसे आपको। आप फिर बोलेंगे सर गंगा में तो इतनी ज़्यादा है, तो मतलब कि बिहार में, तो बिहार में भी है, बाढ़ में आप जाइए, औरंगाबाद बिहार में एक जगह है, नवीन मतलब कि नवीनगर है, वहाँ छोटे छोटे हैं आपको मतलब कि झारखंड में भी मतलब कि मिलेंगे, स्वर्ण मतलब या रेखा मतलब या नदी किनारे कुछ कुछ हैं। लेकिन आपको मतलब कि बेसिकली ज़्यादा आपको मिलेगा मतलब कि मुंबई साइड में, एमपी साइड में, जबकि एमपी में पानी का उतना रिजर्वायर नहीं, लेकिन वो लाला के उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए आप एक एग्जांपल आपको मैंने कोल का दिया, फिर ये थर्मल कि हर जगह ऐसा क्यों नहीं है। नाउ अब आते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच पे। The quantitative approach involves the use of the quantitative technique for the improved decision making. This approach has been labeled operating research of the management science, including application of statistics, optimization, model, information model and the computing system. मेन देखिए क्वांटिटिव का जो मैं मतलब कि मेरे हिसाब से है कि आप इसमें कितना नया चीज़ ला सकते हैं, मतलब न्यू मतलब कि कंप्यूटिंग तो आजकल का हो गया ये तो बहुत, लेकिन आप क्वांटिटी मतलब नई टेक्निक्स आप जितना लाएंगे उससे कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा आपका, मतलब कि मैन पावर जितना कम लगे, क्योंकि मैन उतना इफ़िशिएंसी से काम नहीं कर सकता जितना एक मतलब कि मशीन कर पाएगा। ऐसे जहाँ पे मैन का काम है वहाँ पे तो मैन ही करेगा, बट आपको एक फैक्ट्री का मतलब ही हिसाब से आप सोचें तो फैक्ट्री के हिसाब से जो आपको एक मतलब कि मशीन काम कर पाएगा वो मैन नहीं कर पाएगा। The quantitative approach has been contributed directly to the management decision making in the area of planning and control. When management make budgeting, scheduling, quality control and similar decisions, they typically rely on the quantitative technique. The availability of the sufficient computer software program and add in developing model, मतलब जो भी अब नया डेवलपमेंट हुआ, नया मतलब कि मशीन हुआ, नया टेक्निक को अडॉप्ट करने का हुआ, दिस कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये भी आप देखें कि नया स्टैटिक्स पढ़ना हुआ, हाँ आजकल तो स्टैटिक्स भी आ गया है, क्वांटिटी मतलब ये स्टैटिक्स हो गया, इन्फॉर्मेशन मतलब कि मॉड्यूल हो गया। आप इसको आईपीएल अभी मतलब कि अरे देख रहे होंगे तो आईपीएल के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम गुजरात जो टीम है वो सिर्फ स्टैटिक्स के पे ही पूरा आईपीएल जीत गई। चलो ऐसा लोगों का कहना है, मतलब चलो ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी होते हुए भी सिर्फ स्टैटिक्स के बल पे वो आईपीएल जीत गई। तो स्टैटिक्स का कितना अहम रोल है ये आप देख सकते हैं कि ये तो जब खेल में हो रहा है तो यहाँ तो मतलब कि प्रोडक्शन में इसका होगा ही। नाउ ये मैंने एक पूरा आपको बना दिया कि सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच जो आपने, ये मैं आपको बाद में मतलब पढ़ाऊँगा। ये जब आप देख सकते हैं, आप ये पूरा पढ़ना आप इसमें देख सकते हैं, पूरा मैंने दे दिया है आपको। अगर ये हो तो एक बार इसको रीड कर लीजिए, आप इसको रीड कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक का क्या है, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोचेज, साइंटिफिक अप्रोचेज, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और फॉर्मेशन प्रॉब्लम, ये पूरा डेफिनेशन, डिसीजन वेरिएबल, कंसर्न, डेवलप a suitable model, accurating the input data, solving the model, validating the model and implementing the result। ये हमारा मतलब कि मैनेजमेंट में क्या है इसका काम आएगा, रिसर्च, इवॉल्व, मैथमेटिकल। देखिए यहाँ पे भी एक कितना, ऑल्सो कॉल द ऑपरेशन रिसर्च ऑन मैनेजमेंट साइंस, इवॉल्व फ्रॉम द मैथमेटिकली एंड स्टैटिकली मेथड डेवलप टू सॉल्व वर्ल्ड वाइड टू मिलिट्री लॉजिस्टिक एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, फोकस ऑन इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग बाय अप्लाइंग। यानी वर्ल्ड वार 2 के समय जो मिलिट्री का लॉजिस्टिक था उसको कैसे और उसका क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आप कहीं से माल लें तो उसका क्वालिटी भी देखेंगे ना कि क्या क्वालिटी है नहीं है, और मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए पूरा क्वांटिटेटिव अप्रोच का काम है। मैंने आपको बोला पूरा चीज़ आपको ये वर्ल्ड वार 2 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम ही आपको सब मिलेगा। नाउ द कॉन्टीजेंसी थ्योरी और अप्रोच जो हमारा जो है कॉन्टीजेंसी थ्योरी, इसमें क्या है, तो एक सिस्टम है उसका में क्या मतलब कि कल्चर है, मतलब कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, उसका क्या उसका कल्चर क्या है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, उसका गवर्नमेंट क्या है, उसका इकोनॉमिक, उसका ज्योग्राफी और उसका डेमोग्राफी। अगर मैं इसी चीज़ को अपने मतलब कि आपने जिस चीज़ की आप एग्ज़ाम फॉर्म किया WBSc TCL का, तो TCL का ही क्या है कि ये ट्रांसमिशन करता है, ये जनरेट नहीं करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है यहाँ से वहाँ, और ना ही ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ ट्रांसमिशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। एक प्योर लॉजिस्टिक का ही काम इस TCL में है, इसको नहीं
खुद जनरेट करना है, ना ही किसी को मतलब कि सेल करना है। ही इज़ द ओनली द मीडिया मतलब कि बिटवीन द जनरेट पीपल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पीपल। यानी आप कह सकते हैं कि PDCL से शायद आपको मतलब कि TCL का इलेक्ट्रिसिटी थ्रू PDCL लेता है, ही टेक एंड गिव टू द WBSC DCL डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, ये आपका कंपनी का है। तो यहाँ का कल्चर क्या है, आपको ट्रांसमिशन रिलेटेड वर्क करने हैं, मतलब आपको नहीं, इंजीनियर लोग को। देन उसका टेक्नोलॉजी, जो आपकी टेक्नोलॉजी है क्या है, सिर्फ मतलब कि ट्रांसमिशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, तो ये PSU है, ये मतलब कि गवर्नमेंट नहीं है, PSU पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है। इसकी इकोनॉमी क्या है, क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इसका कहाँ से इसका मतलब या रेवेन्यू आता है, कहाँ से क्या आता है, ये चीज़। ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी क्या है कि पूरे मतलब कि वेस्ट मतलब कि बंगाल में एवरीवेयर आपको TCL का हर जगह सबस्टेशन और ये मतलब कि मिलेंगे। देन डेमोग्राफी क्या है, जिसका डेमोग्राफी क्या है, इसका मतलब कि वर्किंग स्टाइल क्या है, मतलब कि वर्किंग मतलब कि कल्चर क्या है। अब देखिए फ्री फाइट कौन सी मॉडल, मल्टीपल लिंकेज मॉडल, लीडरशिप सब्स्टिट्यूट थ्योरी, कंट्रोल रिसोर्स थ्योरी, वेरी मेटल योगा, डिसीजन मेकिंग मॉडल, इवन एंड हाउस पाथ गोल थ्योरी, हार्डनेस बच्चों सिचुएशन थ्योरी। अगर मैं सारा थ्योरी मतलब यार पढ़ाने लगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको अगर कोई बुक में मिलता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने MBA किया है तो आपको उसमें तो ये सब कुछ होगा, सबका डेफिनेशन याद होगा। आप बस ये वर्ड याद रखें, ये वर्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं। The continuous approach try to match a specific technique or concept of the mapping to the specific situation at hand in the order to attain organizing objective and effective। ऑर्गेनाइजेशन का क्या इफेक्टिव होगा, क्या नहीं होगा, ये चीज़ का इसका प्लान है। कंटिन्यू थ्योरी ऑफ द मतलब कि लीडरशिप मतलब कि वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अप्रोच विच स्टेट दैट द सक्सेस ऑफ लीडर डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन हिज एबिलिटीज। उसके एबिलिटी पे सक्सेस डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, ये अभी हमने इसके पहले जो भी पढ़ा, टेलर, फायो, बिहेवियर अप्रोच, ये सबका ही इसमें दिया हुआ है। क्योंकि आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, आप जिस हिसाब से प्लानिंग करेंगे उसी हिसाब से आपका डिसीजन मतलब कि मेकिंग होगा। आप अगर कोल के फील्ड में मतलब आप अगर स्टील बनाना है तो आपकी प्लानिंग कोल की लाने को, लेकिन आपका डिसीजन मतलब कि मेकिंग तो स्टील बनाने का ही होना चाहिए कि क्या मतलब कि मेरा लास्ट में डिसीजन हो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा ऑर्गेनाइज वे में काम करने का। आपका एक कोल सही तरीके से आ रहा है, एक उसका लॉजिस्टिक सही है कि टाइम पे कोल आपका चला जा रहा है, आपका स्टील का लॉजिस्टिक है, जो भी स्टील का रॉ मटेरियल है वो चला जा रहा है, जिस टाइम मतलब कि वर्कर आपको कोल चाह रहे हैं उसको कोल मतलब कि मिल जा रहा है, रॉ मटेरियल मतलब कि मिल जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में सिर्फ यही नहीं है, इवन आपके वर्कर का सैलरी टाइम पे मतलब कि मिल रहा है कि नहीं, उसकी जो फैसिलिटी है वो उसको टाइम पे मतलब कि मिल रहा है कि नहीं, और उसको मतलब कि मेडिकल बेनिफिट है तो वो उसको प्रॉपर जब टाइम हो रहा है तब मतलब कि मिले। इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं कि आपको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना। देन इज स्टाफिंग का मतलब हो गया कि आपका मैन पावर जो भी है उसको कैसे फिल करना है। मैन पावर को आपको स्टाफिंग के जरिए, जैसे आपको कोई मैन पावर, जैसे जो कोल अगर आपको लॉजिस्टिक का है तो कोई लॉजिस्टिक में एक्सपर्ट है तो आपको लॉजिस्टिक पे देखना है, वहाँ पे आपको मैन पावर देखना है कि कितने मैन पावर का शॉर्टेज है, नहीं है। लाइक ऐसे ही जहाँ पे आपको काम करने वाले हैं अरे स्किल लेबर हैं तो वहाँ पे स्किल लेबर हैं कि नहीं। और यही नहीं, आपको उसमें ये भी देखना है कि कुछ ज़्यादा हो, कोई मतलब कि कोई छुट्टी लिया, कोई हॉलीडे पे गया तो चलो उसके मतलब कि चलो उसके जाने के बाद कोई उसके अल्टरनेट में आपके पास है कि नहीं। देन डायरेक्टिंग मतलब मैं कहूँगा कि डायरेक्शन, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, अब जैसे ऑर्गेनाइज के ग्रुप में मतलब यह बांटे तो एक उसका डायरेक्टर मतलब कि डायरेक्शन देने वाला होना ही चाहिए। कोल का लॉजिस्टिक मतलब यार देख रहा है तो एक उसका हेड होना चाहिए जो कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आपका सारा काम है कोल कैसे हमारे यहाँ चला रहा है, और उसकी पूरी आपको सारा अप्रोच, सारी जिम्मेदारी आपकी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, वो कैसे डायरेक्शन करेगा। हाँ, लेकिन आपको उसको भी देखना है कि वो सही ढंग से डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं। इस कॉल कंट्रोलिंग, यही डायरेक्शन के बाद आपका कंट्रोलिंग, वो डायरेक्शन दे रहा है सबको और आपकी कंट्रोलिंग चलो उस पर हो रही है। इस कॉल कंट्रोलिंग, आप उसको देख रहे हैं कि वो सही से काम करेंगे, आपका उस पर मतलब कि कंट्रोल होना चाहिए। और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग कैसे कोऑर्डिनेट, कोल का जो लॉजिस्टिक वाला है वो आपके अगर स्टील से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा तो दोनों तो सही जगह नहीं आ पाएगा, तो कोऑर्डिनेटिंग भी होना चाहिए।
और मैं आपको ये सिर्फ कोल का नहीं है, आपको मैं आपको मतलब कि TCL हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको मतलब कि TCL का ही बता रहा हूँ। आपके पार्ट है इंजीनियर का, आपका पार्ट हो गया स्टोर का, आप काम कर रहे हैं मतलब कि मैनेजर का। इन तीनों के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। इंजीनियर आपका पूरा ये देखेगा, पूरा मतलब कि फील्ड का सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टोर उसको स्टोर देगा, अगर इंजीनियर को कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, कहीं कुछ वो वायर ब्रेक हुआ, पोल ब्रेक हुआ, तो अच्छा स्टोर उसको कोऑर्डिनेट करेगा। आपका काम है पूरा मतलब कि मैनेजमेंट का देखना कि वो सबकी सैलरी सही ढंग से हुई कि नहीं, PF से ढंग से हुआ कि नहीं, एब्सेंटी सही ढंग से हुआ कि नहीं, सबकी छुट्टी का क्या हाल है। उनके लिए जो भी स्टोर में माल मतलब कि घट रहा है तो चलो उसका मतलब कि आपने सही वक्त से पे टेंडर हुआ कि नहीं। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग हो गया। यही सारा चीज़ जो मैं बोला, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग, यही सारा चीज़ है। ये आप देख लीजिए, यही सब चीज़ आपको इस सब में बताया हुआ है। प्लानिंग, सेट ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग, कंसिडर अल्टरनेटिव, चूज बेस्ट सॉल्यूशन, कंट्रोल एंड कंपेयर रिजल्ट एंड अमेंड। यही मैंने आपको सारा कुछ, आपको इस सब जो भी मैंने आपको बोला, एक अच्छा विनिंग स्ट्रेटजी आप मतलब कि चल अपनाएंगे, गुड डिसीजन लेंगे, विनिंग स्ट्रेटजी, गुड डिसीजन, आपको एक गोल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका गोल ग्रीन रह गया, कोई फ़ायदा नहीं। यही मतलब कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइज टू अचीव द डिजायर्ड गोल। वही आपको ऑर्गेनाइज करना है कि उसको एक गोल आपने दिया, गोल मतलब एक लोग के बीच ऑर्गेनाइज वे में दिया कि आपको ये गोल करना है, जैसे आपने कोल वाले को दिया, स्टील वाले को दिया। इट्स ए कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज, जो आपको मैंने पहले ही बताया। ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर, कोऑर्डिनेटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगा, कम्युनिकेशन तो आपका सबके साथ होना ही चाहिए, कम से कम उसके हेड के साथ, जिस भी आप ग्रुप में, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो आप लेबर में ये नहीं कि जो स्किल है तो चलो आप स्किल को दे दिए लेबर का काम, मतलब कोल उठाने का काम, और जो उठाने का काम है वहाँ आप उसको स्किल में दिए, तो ये नहीं, ये भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी आपका कोऑर्डिनेटिंग, मैंने आपको पहले ही बोला। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर, आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही होगा उसको। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, तो ये आपका ये देखिए डेफिनेशन ही है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंड द ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, defining and delighting responsibility and authority and the establishment relation for the purpose of the enable people of the work most efficiency. Process of organizing action for nation of, ये भी जो भी है मतलब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का है, जो मैं मतलब ये मैंने बताया है। ये आपका ग्रुपिंग का हो गया, ऑथोरिटी का, ऑर्गेनाइजिंग, देन आप द स्टाफिंग का, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। आप स्टाफिंग जब भी करेंगे यानी आप उसको जब सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैं उसको आप मतलब कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग में मतलब कि मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ फिलिंग, मतलब ये पोजीशन पोस्ट, मैंने वही बोला। ऑर्गेनाइजिंग विद रिक्रूटिंग एंड को मतलब कि यार क्वालिफाइंग पर्सन, जो जिस चीज़ के लिए क्वालिफाई है उसको आप वहाँ पे स्टाफ को आप रिक्रूट करते हैं। कटिंग, डिप्लॉइंग एंड रिलेटिंग, जैसे आप लोग का भी मतलब रिक्वायरमेंट हो रहा है तो आपके स्किल के हिसाब से इसमें आप मतलब कि देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर, IT, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब ऑफिस एग्जीक्यूटिव, और स्टोर का है जो भी है। स्टाफिंग आपका कंप्लीट हो गया। देन द मैकलन फैट के हिसाब से स्टाफिंग क्या है, ये स्टाफिंग द फंक्शन ऑफ द मैनेजर मतलब कि बिल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्वायरमेंट सिलेक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, वही है रिक्वायरमेंट। एक बार आप जरूर ये पढ़ लीजिएगा। स्टाफिंग, लीडरशिप, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन के बारे में, लीडरशिप है, जो आप डायरेक्शन दे पाएंगे। डायरेक्शन कौन दे पाएगा, जो लीडर होगा वही दे पाएगा। ये मैंने आपको पहले बता कि आपको डायरेक्शन तो देना ही होगा। जैसे द एबिलिटी टू मतलब यार सिक्योर डिजायरेबल एक्शन, और मैंने यहाँ पे बोला डायरेक्शन के बाद ही आपका कंट्रोलिंग आएगा। आपको कंट्रोलिंग होना ही चाहिए, सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी नहीं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी है कि आप डायरेक्शन दे रही, लेकिन आपका कंट्रोलिंग नहीं है तो काम तो नहीं हो पाएगा ना। दोनों क्वालिटी, और विथ कोऑर्डिनेटिंग। चलिए, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के लिए आप किसी और को भी रख सकते हैं, बट आपको डायरेक्शन जो देना है आपको सही ढंग से, उसको फिर कंट्रोल भी करना है आपको, और फिर उन सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट भी करना है। ये तो क्वालिटी आपको आप लोग को लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही पढ़ना है, यही चीज़ आता है। और यही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ वर्किंग, क्योंकि मैं यहाँ मतलब कि वर्किंग में काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको यही काम आता है। यहाँ मतलब कि लीडरशिप रेफर टू द क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेयर बाई दे गाइड पीपल ऑन देयर एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट। क्रिस्टल बैनर। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग आप देख सकते हैं, जो भी डायरेक्टिंग का मतलब कि मीनिंग है, डायरेक्टिंग मीन्स द
इशूड ऑफ ऑर्डर, लीडिंग, मोटिवेशनल, सबऑर्डिनेट एंड गो अबाउट दिस। वही मतलब कि आपको ऑर्डर देना है, ये देना है। देखिए सिंपल सा चीज़ है, इसको ये वर्डिंग में इन्होंने दिया, आप एक बार पढ़ लीजिए। आप अगर समझ जाते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, समझना बहुत बड़ा चीज़ है। जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो आप समझ पाएंगे। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, द वन ऑफ द मतलब की फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ मतलब की गाइडेंस। बाकी तो मैं पीपीटी में बहुत कुछ लिख सकता था या लिखवा सकता था, जिनसे मैंने बोला, उन्होंने बहुत कुछ डाला है। डिफरेंस ऑफ कंट्रोलिंग, हाँ ये लोग का एक अच्छा मतलब कि पहले अब मतलब कि कंट्रोलिंग पे आ गए थे। मैंने बोला डायरेक्शन का मतलब कंट्रोलिंग, मतलब कि कंट्रोलिंग इम्बैलेंसिंग मतलब कि मेजरमेंट ऑफ accomplishment performance against the standard and the correction deviation as to determine objective. Handle file control the consist of the verifying where everything occur in the conformity with the plane adopted, the insulted and the principal establishment. फीचर ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब कि कंट्रोलिंग क्या है, मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कि फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, अंडरस्टैंडिंग, टाइमली एंड एक्सेप्टेशन ओरिएंटेड, एसेंस ऑफ द कंट्रोल इज एक्शन। द कंट्रोल प्रोसेस ऑफ मतलब कि कंट्रोलिंग, वही मैंने बोला आपको, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक बार रीड कर लीजिएगा, और आपके पास मतलब कि बुक नहीं है तो मैं आपको वही बोला, यूजीसी नेट का जो लेके आप उसके ये आज आपने मतलब कि पूरा पढ़ के एक बार आपके पास जो बुक है या नोट्स है, अगर नहीं हो तो नेट पे आप सर्च करना, बहुत सारे पीपीटी आपको मतलब कि मिल जाएंगे। मैंने एक मतलब कि मेरा भी है, मैं अपना नाम तो मेरा नाम आलोक रंजन भारद्वाज हुआ, मतलब कि मेरा भी एक है पीपीटी डला हुआ। और बाकी एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मैंने बहुत अच्छा देखा था, मतलब कि मैं जब पब्लिक के लिए मतलब कि ये पढ़ रहा था तो 200-300 पेज का था, अगर वो आप देख लें। लेकिन उसमें ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपको दिखे आपकी काम की चीज़। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आपको पेज ही नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। 60 में से आपको 40+ स्कोर करने हैं बस, ठीक है। मेरे पास मेरा अप्रोच भी यही था। मैं यूजीसी नेट भी जब 2 बार निकाला, जो मैं इतने मतलब कि पीटी निकाला, तो मेरा अप्रोच यही था, भाई मुझे पीएचडी नहीं करना है, मुझे पेपर निकालना है किसी भी हाल में। लैंग्वेज बैरियर मैं आपको पहले बोला हूँ, आप लोग शायद मतलब बंगाली होंगे, क्योंकि मेरे टाइम तो मतलब कि ये डोमिसाइल वाला सिस्टम नहीं था। मेरे को बंगाली मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बोल पाऊँगा। আমি বাংলা মানে ভালো মানে বলতে পারি, বাট মানে কি একটু চলে অসুবিধা হবে, আপনার কাছে অসুবিধা হবে, আমাকে হবে না, क्योंकि मैं तो बंगाली मतलब फ्लुएंटली बोल लेता हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरा जो ऑफिस यहाँ है तो यहाँ तो मतलब बोलना ही पड़ता है। अब कोऑर्डिनेटिंग, जो मैंने आपको बोला लास्ट में, ये कोऑर्डिनेटिंग है द एक्ट ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेटिंग बिलोंग टू, ये देखिए ये सिंपल सा, मैं आपको बोला ना कि मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको अपने घर से सीखने को मिलता है। आप अगर डेली लाइफ का आपका मैनेजमेंट, आप सुबह उठते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, आप अनमैनेज हैं मतलब कि मैनेज, यही मैनेजमेंट है। ये कोऑर्डिनेटिंग का मैंने आपको टोटल मतलब कि दे दिया। इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन मतलब कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन दैट हेल्प टू डेवलप ए हार्मोनी रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम टारगेट कैन बी अचीव स्मूथली एंड ईजली। हाँ, ये कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। मीनिंग तो ये तो इट्स एन ऑर्डरली चेंजिंग द ग्रुप ऑफ द, बट क्यों आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई चलो ऑर्डर भी दे सकता है, बट कोऑपरेट करने के लिए तो आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। आप मतलब कि आपका है तो आप हेल्प कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर पाइएगा। स्कोप क्या है इधर, मतलब कि बर्डन कोऑपरेशन, ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये अगर कोई अभी भी MBA या कुछ कर भी रहे हैं, जिनके लिए भी ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप ये देख सकते हैं। स्कोप इधर बॉर्डर देन कोऑपरेशन टर्म मतलब कोऑर्डिनेशन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन शायद एग्ज़ाम में मतलब कि मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट फर्स्ट मतलब कि ख़त्म हुआ। शायद मैं उतने अच्छे से नहीं मतलब ये पढ़ा पाया, क्योंकि मतलब कि मेरे को भी पढ़े हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए। और बाकी भी मैं आगे आपको को लगेगा तो नेक्स्ट यूनिट्स का आप मतलब बोलिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, और मतलब कि मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं इतना पूरा डीप में मतलब पढ़ा सकूँ। अगर आप मतलब कि बोलेंगे डीप में पढ़ाने के लिए, तो आफ्टर 28 मई नहीं, जुलाई, 2 जुलाई आई, 2 जुलाई के बाद, वो भी 28 मई के बाद कुछ कंफर्म नहीं है। फिर मुझे हो, अगर मेरा सही हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट दिसंबर तक मैं मतलब बिजी हो, मतलब कि दिसंबर तक मैं मतलब बिजी हो जाऊँगा। दिसंबर जनवरी तक तो मैं टोटली मतलब बिजी हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी होगा मैं आपको ये रिवीजन वाला सेशन मतलब कि लाता रहूँगा। बाकी इस बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको मैं अभी भी मतलब कि बोलूँगा सब लोग को कि जी जान से लग जाइए, और कुछ टफ नहीं है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ।
रिटेन में 60 में 40 प्लस लाना कोई टफ़ नहीं है, कोई टफ़ नहीं है। आप इसके लिए आराम से मतलब खास करके जो भी असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए तो जो पढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि खास करके इतनी अच्छी जॉब है कि मैं खुद देख पा रहा हूँ, मैं तो मतलब कि देख पा रहा हूँ कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट कभी कभी तो दो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मिला के आप एक डिस्ट्रिक्ट के सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोच बिहार अलीपुरद्वार, अगर कोई इधर आप लोग होंगे, दोनों मतलब डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक जगह आपको रहना है। जलपाईगुड़ी मतलब कि मालदा में एक जगह आपको रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी मालदा का एक ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंजीनियर जैसा आपका आपका जॉब प्रोफाइल नहीं है कि आपको साइट पे मतलब इंटीरियर में आपको रहना है। आप जब भी रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहेंगे, और ये बहुत अच्छी जॉब है। मतलब खास करके जो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट जॉब है। आप ये ज़रूर एकदम इसकी जी जान से मतलब ले जाएँ, क्योंकि ये जॉब 3-3.5 साल के बाद आई है। तो दम इसके लिए, और जो मैंने आपको बोला UGC नेट का तो पूरा तैयारी कीजिए ही कीजिए, वो पूरा आप रट घोट जाइए, वहीं से आएगा। मैं आपको बोला उससे रिलेटेड उससे रिलेशन यही आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। आप मेरी गारंटी लीजिएगा। और मतलब हम देखेंगे लास्ट में अगर हुआ तो मैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आएगा। आप मेरी चीज़ पे ये मतलब भरोसा रखिए, नहीं होगा तो आप मुझे मतलब कि आके मतलब बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीक या इस वीक के लास्ट तक, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं बना दूंगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी कमेंट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार कमेंट मतलब कि करें, मैं देखूंगा जो भी होगा, जितना मेरे से हो सके मैं उतना करूँगा। थैंक यू वेरी मच।